नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 8 अक्टूबर का दिन भाजपा और कांग्रेस के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाला रहा, क्योंकि इस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए। एक और जहां हरियाणा में भाजपा को खुशी मिली और कांग्रेस को हताशा झेलनी पड़ी, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को निराशा ही मिली। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि अब वो यहाँ कुछ अलग, कुछ बड़ा कर सकेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जम्मू में जहां भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन घाटी में पहले की ही तरह इस बार भी भाजपा कोई कमाल नहीं कर पाई और अपना कमल नहीं खिला पाई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। इन नतीजों में हरियाणा के नतीजों ने हर किसी को चौंकाया है, लेकिन एग्जिट पोल और जनता का रुख ऐसा बता रहा था कि हरियाणा में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और 10 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन मंगलवार को जब परिणाम सामने आए तो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और सभी के अनुमान झूठे साबित हो गए, क्योंकि भाजपा यहां कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखी और सत्ता में अपनी वापसी करती दिखी। हालांकि हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और चुनाव आयोग पर देरी करने और नतीजों से छेड़छाड़ होने के भी आरोप लगाए। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बता दिया। हालांकि मतगणना में धांधली के आरोप कांग्रेस की ओर से लगातार लगाए जाते रहे। कांग्रेस ने काउंटिंग को रोके जाने की भी बात कही, लेकिन वो कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अब भले जो भी हो, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने सबको चौंकाया है। हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी एक संदेश देते हैं और काफी कुछ सिखा देते हैं। कांग्रेस को समीक्षा ये भी करनी चाहिए कि आखिर जिस हरियाणा में मुकाबला एक तरफा लग रहा था और कांग्रेस की जीत पक्की लग रही थी, उस हरियाणा में अचानक पूरा खेल कैसे पलट गया और सरकार बनती दिख रही कांग्रेस कैसे बीजेपी से पिछड़ गई। इसके पीछे भी कई कारण माने जा रहे हैं। कांग्रेस के पिछड़ने के पीछे जो सबसे प्रमुख वजह लगती है, उनमें से एक है राज्य में पार्टी के चेहरे व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच हुए मतभेद। पार्टी में शुरू से ही अंतर्कलह देखने को मिली। 90 सीटों वाले प्रदेश में पार्टी दो धड़ों में बंट गई। एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे व कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व वाला गुट, दूसरी ओर कांग्रेस सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। हुड्डा परिवार और शैलजा के बीच की तल्खियां सरेआम सामने आने लगी थीं। कुमारी शैलजा ने तो चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में पूरी तरह से किनारा कर लिया था और वो घर में बैठ गई थीं, जिसका भी काफी असर पड़ा। ऊपर से कुमारी शैलजा प्रदेश में दलित वोटों को प्रभावित करने में भी एक अहम भूमिका निभाती हैं, जिसका खामियाजा भी पार्टी को कहीं न कहीं भुगतना पड़ गया। दरअसल दोनों के बीच में लड़ाई वर्चस्व की और सीएम पद को लेकर थी। हरियाणा में कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही सीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे। दोनों की कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे थे। यही वजह रही कि दोनों नेताओं के बीच खटपट की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनती रहीं। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के प्रमुख जाट नेता हैं और बीते कई वर्षों से वो हरियाणा में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा ही आगे था, लेकिन उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में भूपेंद्र हुड्डा शामिल तो रहे, लेकिन पार्टी के अन्य नेता भी सीएम पद की रेस में बने हुए रहे और इनमें सबसे प्रमुख चेहरा कुमारी शैलजा का भी है। कुमारी शैलजा हरियाणा में दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा है। साथ ही वो 5 बार सांसद रह चुकी हैं और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे संकेत दिए थे, उनका नाम उन नेताओं में शामिल है जिनके नाम पर पार्टी आलाकमान सीएम पद के लिए विचार कर सकता है। मतगणना से पहले कुमारी शैलजा ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात भी की थी। वहीं कुमारी शैलजा के सीएम पद पर दावे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था, लोकतंत्र में हर किसी का सीएम पद पर अधिकार है, लेकिन सीएम चुने जाने की एक प्रक्रिया है जिसमें विधायक अपना विचार देते हैं। इसके बाद पार्टी आलाकमान तय करता है। चुनाव के दौरान भी हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली थी। पार्टी आलाकमान को भी इसकी खबर थी। यही वजह है कि राहुल गांधी की एक रैली में जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद थे, तो राहुल गांधी ने दोनों के हाथ एक साथ उठाकर मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को देखते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तो चुनाव प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा को भाजपा में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। खट्टर ने कहा था कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अब शब्दों का सामना करना पड़ा है। अब वे घर बैठी हैं। यदि शैलजा बीजेपी में आती हैं तो वे उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से बेमन ही सही ये कहा जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और एक है और सारे फैसले पार्टी आलाकमान ही तय कर देगा और आगे भी वही करेगा।
लेकिन जब नतीजे सामने आए तो जाहिर है कि प्रदेश के दो बड़े नेताओं के बीच की तलखी ने भी पार्टी के प्रदर्शन पर असर डाला है। इसका जवाब अब इन दोनों ही नेताओं को पार्टी आलाकमान को देना पड़ेगा। दूसरी वजह ऐसा लगता है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी की बात न मानने का भी खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ये चाहते थे कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने आप के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था, जिसका असर नतीजों में भी दिखा था। कांग्रेस ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की थी। राहुल गांधी विधानसभा चुनावों में भी ये गठबंधन चाहते थे, लेकिन दोनों ही दलों के स्थानीय नेतृत्व ने इसके लिए हामी नहीं भरी। वहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा का बिल्कुल भी मन नहीं था। नतीजा, उन्होंने इस विचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अति आत्मविश्वास के चलते ये गठबंधन नहीं हो सका। हालांकि चुनाव के बीच में अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो लगा कि कांग्रेस और आप का गठबंधन लगभग तय है, लेकिन हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं हुए। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला, जहां कमलनाथ अति आत्मविश्वास में दिखे थे, ओवर कॉन्फिडेंस। उन्होंने समाजवादी पार्टी को साथ लेने से मना कर दिया था और अखिलेश यादव के नाम पर बड़बोलेपन वाला बयान भी दे दिया था। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखकर यही लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कमलनाथ वाली गलती की और कांग्रेस का एक और राज्य जीतने का सपना तोड़ दिया। ऐसे में संभव है कि राहुल की बात को ना मानना और हुड्डा की जीत पार्टी को महंगी पड़ी है। हरियाणा के ये नतीजे अब कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी संदेश देते हैं, जिन पर कांग्रेस को ध्यान देना है। इसी साल आगामी महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी के साथी है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों का दबाव झेलना पड़ेगा। इसके चलते एनडीए के साथी दल शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस पर दबाव बना सकती है, क्योंकि अभी तो कांग्रेस की ओर से भी बीच बीच में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए इच्छा प्रकट की जा रही थी। हालांकि हर बार शिवसेना यूबीटी की ओर से साफ कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा खुद उद्धव ठाकरे ही होंगे। ऐसे में अब जब हरियाणा में नतीजे कांग्रेस को निराश करने वाले हैं, तो संभव है कि इन नतीजों से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी कुछ सबक लेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की ओर से वहां चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। वो कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं भाजपा भी उस राज्य को हर हार में अपने साथ रखना चाहते हैं। इस कारण महाराष्ट्र में भाजपा भी अपनी ताकत लगा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी। बीजेपी को हरियाणा में मिल रही जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में कई गुना तेजी से पार्टी अपनी ताकत झोंक सकती है। महाराष्ट्र के अलावा अगर बात करें झारखंड की, तो आगामी झारखंड चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद ज्यादा है। बेशक जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने जनता के बीच जाकर सिंपैथी लेने का प्रयास किया है। हेमंत सोरेन को प्रदेश में जमीन से जुड़ा नेता माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से झारखंड में हिंदुओं पर हमले हुए, लव जिहाद के मामले आए, आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जाना बढ़ा, उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निशाने पर आ गई है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर अभी से ये मुद्दा जो है बनाते हुए वहां पूरी ताकत झोंक रही है। खुद पीएम मोदी बार बार वहां जा रहे हैं। भाजपा को भी पता है कि वहां दोबारा सत्ता किसी की नहीं आती है। ऐसे में झारखंड में भी इस बार झामुमो और कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भाजपा यहां हिंदू मुसलमान करके चुनाव का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करी है। इसके चलते बीजेपी को ये उम्मीद बंधी है कि झारखंड में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। हालांकि प्रदेश में इस बार मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के नतीजे यहाँ कांग्रेस को नसीहत देने वाले हैं और इनसे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भी घाटी में जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही है। फिलहाल देखना यह है कि नतीजों का असर आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।